नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जंतर मंतर ने कई बड़े मूलभूत सवाल उठाए। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, शिक्षा व्यवस्था में या परीक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये सब मामले अब जो कुछ हुआ वहाँ जो दृश्य देखने को मिला उसके सामने बहुत छोटे लगते हैं। ये तो सब सरकार का काम है, सरकार कर रही है और कर लेगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जो सिस्टम 78-79 साल से बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में समय लगता है, और सुधारने की जब आप कोशिश करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें ये और खामी रह गई। आप फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। बात असली मंशा की होती है, नीयत की होती है। सरकार की नीयत उस सिस्टम को सुधारने की है। सरकार उन जो पेपर लीक कराते हैं, जो पेपर खरीदते हैं, जो बेचते हैं, उनके साथ नहीं है, उनका बचाव नहीं कर रही है। ये सबसे स्वागत योग्य कदम है कि सरकार का कोई मंत्री, पार्टी का कोई पदाधिकारी ऐसे लोगों के समर्थन में नहीं खड़ा है, ऐसे लोगों के बचाव में नहीं खड़ा है। लेकिन ये तो एक मुद्दा है। मैं आज जो बात उठाने जा रहा हूँ वो जंतर मंतर पर जो दिखा उसके आधार पर कई चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लेफ्टिस्ट और वोक्स का कब्जा हो गया है। ऐसे लोग जिनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, जो पारिवारिक संस्कार और सामाजिक संस्कार में विश्वास नहीं करते, जो भारत की सभ्यता के खिलाफ है, और ये रोग जो है नीचे तक पहुंच गया है। आप जिन लड़के लड़कियों की बातें आपने सुनी जंतर मंतर पर, जो वीडियो सामने आए, वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कई चीज़ें। पहली बात ये कि वहाँ जुटे हुए जितने लोग थे उनमें से ज़्यादा लोग अनपढ़ ही नहीं, कुपढ़ हैं, जिनको मालूम नहीं है कि वो किस मुद्दे पर आए हैं, जिनको शिक्षा के बारे में मालूम नहीं है, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कुपढ़ लोग और ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो ऐसे आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं और उसके बाद हिंसा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस, सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है, वो लड़कियां जिस तरह से गाली दे रही थी प्रधानमंत्री के, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को, और आमतौर पर भी। मेरा मानना है कि ये सरकार के लिए और उससे भी ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए चुनौती है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये 100 साल से चल रहा संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में काम करता है, जिसका घोषित उद्देश्य है संस्कारित व्यक्तियों का निर्माण करना। क्या जंतर मंतर पर कोई संस्कारित व्यक्ति आपको दिखाई दिया? लड़के हों या लड़कियां, दोनों में भेद नहीं कर रहा हूं। आप समझिए कि उनके परिवार से उनको क्या संस्कार मिले हैं, एक, और उससे ज़्यादा उनका जो शिक्षण संस्थान है उससे क्या संस्कार मिल रहे हैं, और उनके पीयर ग्रुप में जो सामाजिक समूह कह सकते हैं उसमें क्या संस्कार मिल रहे हैं। पढ़ाई की बात वहाँ कोई नहीं कर रहा था, तो पढ़ाई से किसी का कोई मतलब नहीं। जिनका मतलब है वो घर में बैठकर पढ़ रहे हैं या अपने अपने शिक्षण संस्थान में जाकर पढ़ रहे हैं। ये ऐसे लोग थे जिनको भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा नफरत है, विरोध नहीं है, नफरत है। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपेक्षा करता हूं, हालांकि अपेक्षा बहुत बड़ी है। आप 100 साल के संगठन हैं, 100 साल से आप समाज में काम कर रहे हैं। आप सत्ता में नहीं हैं, आप चुनाव नहीं लड़ते, तो सत्ता में होने और चुनाव लड़ने की जो मजबूरियां होती हैं वो आपके सामने नहीं है। वो तकाजे आपके सामने नहीं है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये करना है या सरकार बचाने के लिए ये करना है। आप हमेशा समाज की बात करते हैं, तो आप देखिए कैसा समाज बना है। जिन लड़कियों ने, लड़कों ने ये गाली दिए, खास तौर से अब लड़कियों की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना चाहिए। इन लड़कियों के खिलाफ नहीं, इनको गाली देने का नहीं, इनको सज़ा दिलाने का भी नहीं। इनके परिवारों में जाइए, इन लड़कियों को बिठाइए इनके माता पिता, इनके रिश्तेदारों के सामने,
और कहिए कि जंतर मंतर पर जो गाली दे रही थी तुम, वही अब गाली दो, गाली देकर दिखाओ। फिर अगला कार्यक्रम होना चाहिए इनके मोहल्लों में, कि मोहल्ले के लोगों को जुटाइए और इन लड़कियों से कहिए कि स्टेज पर इनको खड़ा कीजिए और कहिए कि वही गालियां दो। तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है। जब तक, देखिए, सबसे बड़ा दबाव सरकार का नहीं होता, किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, सबसे बड़ा दबाव समाज का होता है। समाज किस चीज़ को अच्छा समझता है, किसको खराब समझता है, इसमें बहुत बार गलतियां हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि समाज जो चाहता है, जो सोचता है, वो सही ही हो। उसका विरोध करने में कोई हर्ज नहीं है। समाज जो आपसे अपेक्षा करता है, समाज आपको जिन बंधनों में बांधना चाहता है, आप उसके खिलाफ विद्रोह करें, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर आप उस बात को ठीक नहीं मानते तो उसके विरोध में बोलिए, उसके विरोध में कहिए। और ऐसे लड़के लड़कियों की संख्या कम नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो सामाजिक धारा के विरोध में जाकर या सामाजिक मान्यताओं के विरोध में जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या वो समाज को, अपने माता पिता को इस तरह से गाली दे सकते हैं? तो दो बड़ी समस्याएं, एक हमारी शिक्षा व्यवस्था नए युवकों और युवतियों को शिक्षित नहीं बना रहे हैं। जितने वीडियो आपने और जितना लाइव देखा आपने जंतर मंतर से, किसी एक में भी आपको कोई बौद्धिक क्षमता नहीं दिखी होगी। और इनमें से ज़्यादातर जो कैमरे पर आकर बोलने को तैयार हुए, पता चला कि इनका आईक्यू लेवल जो है वो गांव के अनपढ़ व्यक्ति से भी कम है। गांव का अनपढ़ व्यक्ति, मैं तो हमेशा से मानता हूं कि औपचारिक शिक्षा और अशिक्षित व्यक्ति, इन दोनों में भारी अंतर होता है जीवन की समझ के मामले में। जिसने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है वो जीवन के और समाज के और देश के हित के बारे में समझदारी दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसने ये औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है, उसको जीवन से शिक्षा मिली है, समाज से शिक्षा मिली है, और वो समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, समाज के व्यापक हित के बारे में सोचता है। तो परिवार व्यवस्था टूटने का एक परिणाम ये है जो हमने जंतर मंतर पर देखा। दूसरा, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। छात्रों से पहले शिक्षकों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गुजरात में एक विश्वविद्यालय खुलेगा जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी पढ़ाई होगी। वो कभी हुआ नहीं। उसकी जितनी ज़रूरत है, हर रोज़ जो है देर हो रही है। दरअसल समस्या ये है कि हमारे शिक्षक सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा देश विरोधी हैं, सबसे ज़्यादा समाज विरोधी हैं, सबसे ज़्यादा संस्कृति विरोधी हैं। और ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर स्कूल का प्रिंसिपल, ऐसी घटनाएं कई आ चुकी है, स्कूल का प्रिंसिपल 5वीं दर्जे के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसका जवाब नहीं दे सकता, तो आप समझिए किस तरह की शिक्षा वो दे रहा है, किस तरह के बच्चों को वो समाज में ला रहा है। तो सरकारी स्तर पर मोदी सरकार की ये चिंता होनी चाहिए, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ चिंता होनी चाहिए। मिलकर एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जहाँ बच्चों को शिक्षित और संस्कारित दोनों किया जा सके। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया, फिर कानून बनाया और संविधान में व्यवस्था की कि हिंदू अपनी संस्कृति, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, मुसलमान और क्रिश्चियन दे सकते। इसने समस्या को और बढ़ाया। फिर आया सोनिया गांधी के राज में राइट टू एजुकेशन, उसमें ये व्यवस्था की गई कि 25% गरीब छात्रों को रिजर्वेशन मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगी एडमिशन में। बहुत अच्छा कदम था। लेकिन देखिए, एक होता है नीति और दूसरी होती है नियत। ये तो नीति थी, नियत दूसरे हिस्से में आती है। नियत ये, इससे क्रिश्चियन और मुस्लिम संस्थाओं को मुक्त रखा गया, यानी उनको, गरीब बच्चों को एडमिशन देने की, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है।
लेकिन हिंदू समाज द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ये कंपलसरी है। तो उसका नतीजा क्या हुआ? अब देखिए कैसे बड़ी बारीकी से ख़त्म किया जा रहा है हिंदुओं की शिक्षा व्यवस्था को, हिंदू समाज को और हिंदू संस्कृति को। नतीजा ये हुआ, हिंदुओं द्वारा संचालित स्कूल थे, हिंदू स्कूल भी नहीं कहना चाहिए, हिंदुओं द्वारा संचालित जो स्कूल थे उनमें शिक्षा महंगी हो गई और बहुत से ऐसे संचालकों के लिए शिक्षण संस्थान चलाना मुश्किल हो गया, तो स्कूल बंद होने लगे। और फायदा किसको मिला? जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देते हैं, जो सनातन संस्कृति या हिंदुओं के अस्तित्व को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और कहता है अल्लाह के अलावा कोई पूजा के योग्य नहीं है। क्रिश्चियन कहता है गॉड के अलावा कोई पूजा के योग्य नहीं है। तो फिर मैं तो बार बार सवाल यही पूछता हूँ कि भाई फिर हमारा क्या, हम कहाँ हैं? उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसमें हिंदू नहीं है। या आप दूसरी तरह से कहें कि मुसलमानों के लिए गैर मुसलमान की समाज में, उनके समाज में या उनके देश में, अगर उनका देश है इस्लामी शासन है, उनकी जगह नहीं है। वही हाल क्रिश्चियंस का है कि उनको नॉन क्रिश्चियंस जो हैं वो स्वीकार नहीं है, तो वो मारकाट नहीं करते थे पहले, बहुत किया है, शायद मुसलमानों से भी ज़्यादा किया है। अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, धन परिवर्तन का, कि इनको क्रिश्चियन बना दो तब हमें स्वीकार है, हिंदू के रूप में हमको स्वीकार नहीं है। ये जो बच्चे जंतर मंतर पर नारा लगा रहे थे, गालियां दे रहे थे, जिस तरह की तख्तियां लिए हुए थे, अगर ये शर्मिंदा नहीं है तो इसका मतलब बीमारी बहुत गहरे बैठ गई है। आप किसी का विरोध करें, मैंने 2 बड़े छात्र आंदोलन जो है देखे पढ़े हैं। एक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, जो अब तक का देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन है। दूसरा असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, अवैध घुसपैठियों को लेकर आंसू का था, असम स्टूडेंट्स यूनियन का। दोनों आंदोलन सफल हुए, दोनों आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन कराया, लेकिन किसी में हिंसा नहीं हुई। इन दोनों में से किसी आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जो भी सत्ता में था उसको गालियां नहीं दी। ऐसा है कि जब आपके पास तर्क नहीं होता है, आलोचना का कोई आधार नहीं होता है, और उससे बड़ी बात जब आपकी कोई समझ नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है, तो आप गाली पर उतर आते हैं। गाली देने वाला हमेशा समझिए कमज़ोर है, गाली देने वाला अशिक्षित है, गाली देने वाला कुपड़ है, और गाली देने वाला समाज पर बोझ है। वो समाज के हित में कुछ नहीं कर सकता, और उससे बड़ी बात है कि वो अपने हित में कुछ नहीं कर सकता। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा नुकसान अपने परिवार का, अपने परिजनों का, अपने रिश्तेदारों का कर रहा है। जो लड़कियां गाली दे रही थी, आप समझिए कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ छिपा नहीं रहता, उनका नाम पता सबको मालूम है, उनके घर का पता मालूम है, और उनके माता पिता ने ही नहीं, उनके रिश्तेदारों ने भी ये वीडियो देखा होगा। इन लड़कियों के माता पिता अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से आंख कैसे मिलाएंगे? क्या इसके बारे में सोचा इन्होंने? एक ही उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य हैं सारंगी, उनकी बेटी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मना रही थी। उन्होंने बेटी को मना किया, फिर कहा धर्मेंद्र प्रधान जी के पीए का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि ये पोस्ट विड्रॉ कर ले। उस लड़की ने क्या किया? न केवल उस पोस्ट को नहीं हटाया, बल्कि माँ ने जो संदेश भेजा था उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। और इसी तरह से असम के एक मंत्री हैं, हालांकि एजीपी के नेता है, उनकी बेटी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही है। देखिए, किसी परिवार में बच्चे अलग राय रख सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि माता पिता जिस विचारधारा को मानते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, उसके समर्थक हों, उसके विरोधी भी हो सकते हैं। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन 2 चीज़ें उसमें ज़रूरी है
कि जो भी आपकी सोच है वो तर्क और तथ्य पर आधारित हो, वो उसका एक संदर्भ हो। आप किसी का समर्थन कर रहे हैं तो क्यों, आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो क्यों, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, दोनों के लिए है कि आप इसमें समाज का और देश का क्या हित देखते हैं, या कम से कम छोटे स्तर पर सोचना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप अपना क्या हित देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर किसी स्टूडेंट को, अगर वो स्टूडेंट है तो क्या मिलने वाला है, उसके ग्रेड नहीं बढ़ने वाले, उसको कोई नई डिग्री नहीं मिलने वाली है, केवल उसके अपने पीयर ग्रुप में वाहवाही मिलने वाली है। तो सोचने की ज़रूरत है इन बच्चों को कि पीयर ग्रुप में वाहवाही लेने के लिए क्या उनको इस हद तक जाना चाहिए कि अपनी ही नज़र में शर्मिंदा होने की नौबत आ जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि संघ के लिए ये चुनौती है। अगर आप समाज के बीच में काम करते हैं तो समाज के बीच में फिर से जाइए और परिवारों से बात कीजिए, परिवारों में जो ऐसे बच्चे हैं उनसे बात कीजिए और उन बच्चों और अभिभावकों को साथ बिठाकर बात कीजिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या हित है, उसमें देश का क्या हित है। तुम सरकार बदलना चाहते हो, बदल दो, हर 5 साल पे मौका आता है। 18 साल के हो गए हो तो वोटर हो गए हो तो आप वोट दे सकते हो। आपके एक वोट से सरकार बदल जाएगी। गाली देने से 100 साल में भी नहीं बदलेगी, लेकिन वोट देने से हर 5 साल पे बदल जाएगी। तो जब आपके पास इतना बड़ा अस्त्र मौजूद है तो फिर आप अपनी छवि क्यों गिरा रहे हैं, अपने चरित्र का ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप में कोई चारित्रिक दोष है। आपको न तो इस देश की सभ्यता की समझ है, न संस्कृति की समझ है, न समाज की समझ है, न ही अपने माता पिता के संस्कारों की समझ है। कोई ऐसा माता पिता नहीं होगा जो मोदी विरोधी हो और अपने बेटे और बेटियों की इन गालियों का समर्थन करे। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो मोदी और भाजपा और संघ के विरोधी हैं। आखिर भाजपा को 40% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है। तो विरोधी होना, राजनीतिक रूप से विरोध करना, ये जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गाली देना जनतांत्रिक अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये निजी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके दायरे में भी नहीं आता। तो सवाल ये है कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? उस शिक्षा व्यवस्था ने आप में, आपके चरित्र में कौन सा परिवर्तन किया है? आपको बेहतर इंसान बनाया है या बदतर इंसान बनाया है? इन सब लड़के लड़कियों को जो गालीबाज, मैं कहूँगा जो गालीबाज है, उनका बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक, उनका बहिष्कार होना चाहिए शैक्षणिक। इनकी कक्षा में इनसे कहा जाना चाहिए कि यहाँ कक्षा में खड़े होकर अपने टीचर, अपने वाइस चांसलर और अपने साथियों को ये गाली दो। देखिए, सरकारी दबाव जब पड़ता है तो विद्रोह होता है, सामाजिक दबाव जब पड़ता है तो उसका असर होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर सचमुच परिवारों के बीच काम करता है, समाज के बीच काम करता है, अगर वो व्यक्तियों को संस्कारित करने का काम करता है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है 100 साल की। ये परिवर्तन लाकर दिखाए। और परिवर्तन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर घर में जाइए और हर घर के लोगों और बच्चों को कहिए कि आप मोदी और बीजेपी आरएसएस का समर्थन कीजिए। बिल्कुल मत कीजिए। किसी का समर्थन, विरोध करने के लिए आप किसी की बात मत सुनिए, लेकिन अपने समाज, अपने देश, अपनी संस्कृति का समर्थन करने के लिए तो सुनिए। आप बताइए कि हमारी संस्कृति में खामी क्या है, और जिस मजहब की आप बात करते हैं नाम रहेगा केवल अल्लाह का, उसको जरा पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि प्राइमरी के बाद हर स्कूल में कुरान को पढ़ाया जाना चाहिए, हर भाषा में अनुवाद होना चाहिए। तो लोगों की आंख खुलेगी, पता चलेगा कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम गैर मुस्लिमों के बारे में क्या सोचता है,
एक तो उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, दूसरे मानता है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी विचारधारा का समर्थन कौन सा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, जब तक कि उसके मन में जिहाद ना हो, एजेंडा ना हो। तो इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि वो केवल शिक्षा में सुधार का मतलब ये नहीं है कि आप नए कानून बना दें, वो तो बनने ही चाहिए, ज़रूरी भी है, लेकिन इसका ऑडिट होना चाहिए कि किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, किस तरह के शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं। उन शिक्षकों का सोशल ऑडिट होना चाहिए कि उनको भारतीय संस्कृति की क्या समझ है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने छात्रों को बताएं कि भारतीय संस्कृति के अलावा सब बेकार है, सब खराब है। बताएं कि भारतीय संस्कृति की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, दूसरे मजहबों की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और उसके बाद छात्रों पर छोड़ दें निर्णय करने को। जो भी निर्णय करें, समर्थन में या विरोध में। लेकिन जानकारी के अभाव में जो विरोध होता है, जो नफरत पैदा होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। वही हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर जो ये तथाकथित छात्र थे, इनमें से किसी को भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की और दूसरे मजहबों में जो पढ़ाया सिखाया जाता है उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये कुपड़ लोग दरअसल समाज पर बोझ है। बेसिक आईक्यू नहीं है इनका। नीट परीक्षा के पेपर लीक हो गए, उसके विरोध में आए हैं, नीट का फुल फॉर्म नहीं जानते। सीबीएसई में पढ़ रहे हैं और सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं जानते। ऐसे छात्रों के लिए अलग स्कूल खोलने चाहिए। उनको नए सिरे से शिक्षित करने की ज़रूरत है कि भाई पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाओ, अपनी राय बनाओ। तुम्हारी राय कुछ भी हो, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। कोई विरोध नहीं कर सकता मतलब कोई इसलिए आपको गलत नहीं ठहरा सकता कि आपकी राय अलग है। सबकी राय एक नहीं हो सकती है, और कभी दुनिया में हुई नहीं है, कभी होगी भी नहीं। लेकिन मैं किसी की राय से सहमत नहीं हूं इसलिए मैं उसको गाली देने लगूं, ये अधिकार मुझे नहीं है। ये सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए। ये जो लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, लव जिहाद के जो मामले हो रहे हैं, आप इसमें देखेंगे 99% जो लड़कियां हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में हमेशा आप दिग्भ्रमित होंगे। यानी अगर आप रोशनी में नहीं हैं, अंधेरे में हैं, तो आप रास्ता भटकेंगे ही। इन रास्ता भटकने वालों के लिए सही शिक्षा, सही जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरे समाज पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक चूँकि एक संगठन है और शताब्दी वर्ष है उसका, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार विरासत भी, विकास की बात करती है, डीकोलोनाइजेशन की बात करती है। तो बताए कि कोलोनाइजेशन से क्या खतरे हुए, क्या नुकसान हुआ, और डीकोलोनाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा। तो भाजपा को तो पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। उसकी पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो डीकोलोनाइजेशन को समझते ही नहीं, उसमें उनका विश्वास ही नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा गहरे चिंतन और मनन की और मंथन की ज़रूरत है, और इस समस्या का हल समाज से ही निकलेगा। ज़रूरत है समाज के बीच में जाकर काम करने की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।